नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और जैसा आप जानते हैं अक्सर मेरी कोशिश होती है कि फंड हाउसेस के टॉप मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात कराई जाए और इसी क्रम में आज मेरे साथ हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर नवनीत मनोज जी। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। नवनीत जी, अब क्योंकि हमने नए फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश किया है तो पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कौन सा एसेट क्लास आपको लगता है कि बेस्ट परफॉर्म करेगा? सो पंकज जी, ये इतना आसान नहीं होता कि अगले एक साल में कौन सी एसेट क्लास अच्छा करेगी। ऑन ए लाइटर एज वेल एज सीरियस नोट मैं कहता हूँ पिछले कुछ समय से कि द ओनली थिंग आई कैन से विद सर्टेनिटी इज़ कंटिन्यूटी ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हम विश्व में देखें पिछले 3 या 4 सालों में कि 2020 कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म हुआ। फरवरी 2020 में मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया, निफ्टी 12,000 था और वॉलेटिलिटी एकदम कम थी। तब ये नहीं पता था कि अगले कुछ महीनों में विश्व में इतनी बड़ी हेल्थ क्राइसिस, इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस, सोशल क्राइसिस अगले कुछ वर्षों में देखेंगे। 2021 जब चालू हुआ तब शुरू में लगा कि अब कोविड इज़ बिहाइंड अस, शायद वैक्सीन आ जाएगी, जल्दी ही थिंग्स सब नॉर्मलसी पे आ जाएगी और कुछ ही समय में डेल्टा वेव तो पहले वेव से भी बहुत बड़ी हो गई, कुछ और ही कहानी बन गई। 2022 के शुरुआत में लगा कि अब ये सब पीछे है, पूरा वैक्सीनेशन हो गया है, रिवेंज कंजम्पशन, रिवेंज बाइंग आएगी, रिवेंज ट्रैवल आएगा, इकोनॉमीज अच्छा करेगी। तब किसी को नहीं पता था कि ऐसा एक रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस का ऊपर जाना, इन्फ्लेशन का बढ़ना और इंटरेस्ट रेट्स एक रिकॉर्ड हाई पर आ जाएगी विश्व के कई देशों में। और 2023 जब हमने शुरू करा तब लगा कि अब ये सारी चीज़ें पीछे हैं। आई थिंक इन्फ्लेशन पीक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट शायद पीक हो जाए और कुछ स्थिति सुधरे। सडनली हमने यूएस और यूरोप में एक बैंकिंग क्राइसिस का एक वातावरण सा बन गया पिछले कुछ हफ्ते में। तो विश्व के बारे में 3 चीज़ कही जा सकती है। एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल, एवरीथिंग इज़ फास्टर, एवरीथिंग इज़ क्वेश्चनेबल, जो भी आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल, अगले कुछ महीनों में क्या होने वाला है बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। एवरीथिंग इज़ फास्टर, आजकल साइकिल जिस पेस पर चेंज होते हैं पहले ऐसे नहीं होते थे। इन सब चीज़ों को बड़ा समय लगता था। एक इन्फ्लेशन का एक साइकिल होता था, रेट बढ़ने का एक साइकिल होता था, इन्फ्लेशन कम होने और रेट कम होने का एक साइकिल होता था, बिजनेस साइकिल थोड़े लंबे होते थे। आजकल तो आप देखोगे 2-3 साल में किस तरह से साइकिल बदल रहे हैं इतना जल्दी से। और एवरीथिंग इज़ क्वेश्चनेबल बिकॉज इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखें तो अब इसमें से क्या सिग्नल है और क्या जस्ट नॉइस है जिसको हमको इग्नोर करना है, बहुत मुश्किल हो गया। तो आपने जैसे 1 साल का एसेट क्लास का पूछा तो डेट में यील्ड्स काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना है कि शायद हम पीक ऑफ द पॉलिसी रेट साइकिल पर पहुंच रहे हैं करीब करीब, और वहाँ से शायद डेट में भी अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करी जा सकती है। इक्विटी में पिछले करीब 1-1.5 साल से मार्केट फ्लैट है, तो एक टाइम करेक्शन तो हो ही गया है और अर्निंग्स बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपका पीई की डी रेटिंग हो गई। कुछ समय में जब वापस अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन 2024, 25, 26 की देखेंगे, बाजार ठीक लगने लगेगा, फ्लोज वापस आते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी डेफिनेटली अच्छा एसेट क्लास है। तो इस तरह से मैं गोल्ड को देखूंगा। सो गोल्ड एक अच्छा हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन हो या जियोपॉलिटिकल रिस्क हो या अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। कई लोगों को देख करके लग रहा है कि ये जो स्मॉल बैंक्स में जो क्राइसिस हुआ है यूएस में, या क्रेडिट स्विस जो क्राइसिस हुआ है यूरोप में, अगर कोई 2008 जैसा लग नहीं रहा है, बहुत डिफरेंट है सिचुएशन इस बार। मगर कभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो गोल्ड उस स्थिति में अच्छा करता है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए छोटा सा एलोकेशन गोल्ड में रहना चाहिए। बट गोल्ड के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा है कि जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस भी खरीदते हैं। आप ये नहीं चाहते हो कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले, तो गोल्ड ऐसा इंश्योरेंस है कि अगर बाकी एसेट क्लास अच्छा नहीं करेगी तब वो अच्छा करेगा। बट आप नहीं चाहते हो कि बाकी आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा नहीं करे, वो सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह रहना चाहिए। बिकॉज गोल्ड में एसेट क्लास तो कोई रिटर्न देती नहीं है, तो प्राइस मूवमेंट ही है जिससे रिटर्न आता है। तो थोड़ा सा एलोकेशन रहना चाहिए, ज़्यादा। वेल्थ क्रिएशन की बात हो तो इक्विटी ही वेल्थ क्रिएशन के लिए तो जो इक्विटी एसेट क्लास है। अभी अगर डेट में यील्ड्स बढ़ गए हैं तो इनकम जनरेशन के लिए डेट भी अट्रैक्टिव हो गया है। अच्छा, जैसा आपने कहा कि इक्विटी तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए एसेट क्लास है जो आपको हेल्प कर सकता है।
बट हम अगर बात करें जो इस वक्त पर इतनी मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति है, तो ऐसे में क्या इंडेक्स इन्वेस्टिंग यानी कि पैसिव इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, या फिर स्टॉक सिलेक्शन जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा वेल्थ क्रिएशन में? पंकज जी, मुझे याद है मेरे ख्याल में 1 या 2 साल पहले अपने डिस्कशन में था कि भाई फंड हाउसेस में अल्फ़ा नहीं जनरेट हो रहा है, तो क्या शायद पैसिव ही देखना चाहिए, एक्टिव फंड नहीं देखने चाहिए। अगर आप पिछले 1 वर्ष में हमारे फंड्स के रिटर्न देखोगे, आप फ्लेक्सी कैप फंड देख लीजिए, लार्ज कैप फंड देख लीजिए, मिड कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप देख लीजिए, फोकस्ड एक्विटी देख लीजिए, रिटर्न्स होंगे कुछ लाइक 6-7% से लेके 12-15% के, जबकि बाज़ार फ्लैट है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो शायद नीचे है, मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर है, बट इतना ज़्यादा अल्फ़ा लास्ट ईयर में जनरेट हो गया है बिकॉज अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टॉक पिकिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। 2 या 3 साल एक ऐसा समय था जब बाज़ार में जो टॉप 5 स्टॉक्स थे वो करीब करीब निफ्टी का 70-80-100% रिटर्न खाली वो 5-7 स्टॉक्स से ही आ रहा था, बाकी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, या एक सर्टेन सेट ऑफ स्टॉक्स ही अच्छे कर रहे थे। जब रैली ब्रॉड बेस्ड हो गई और ये वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो एक्चुअली अल्फा जनरेशन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इक्विटी फंड में फंड मैनेजर कैसे अल्फा जनरेट करते हैं? मार्केट टाइमिंग, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक सिलेक्शन। मार्केट टाइमिंग हम बहुत कम करते हैं बिकॉज हमको लगता है कि जब इन्वेस्टर ने एसेट एलोकेशन कर दिया, इक्विटी फंड में पैसा दे दिया, तो हमारा काम है इंडेक्स से बेटर रिटर्न देना, और उसमें हम कैश एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते, टैक्टिकल थोड़ा सा ही होगा। तो मेजर 2 सोर्सेज हैं, एक सेक्टर आप एलोकेशन करते हो और एक स्टॉक सिलेक्शन करते हो। सेक्टर एलोकेशन भी टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारे जैसे फंड हाउसेज में जो स्टॉक सिलेक्शन है उसका एक डेरिवेटिव है कि अगर आपको बहुत सारे स्टॉक के पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छे लग रहे हैं बॉटम अप बेसिस पे, बेस्ड ऑन द बिजनेस एनालिसिस, देयर मैनेजमेंट एंड ऑल, तो वो आप सेक्टर पर ओवरवेट हो गए। कभी कभी कुछ एक मैक्रो टॉप डाउन व्यू होता है फाइनेंशियल्स पे या इंडस्ट्रियल्स पे या डोमेस्टिक लेट से अगर ग्रोथ बढ़ रही है, या आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ में आपका व्यू डिफरेंट है बट आपको लग रहा है ग्लोबल ग्रोथ के हिसाब से जो सेक्टर ज़्यादा प्रभावी होते हैं, IT या हेल्थ केयर वगैरह या एक्सपोर्ट रिलेटेड है, वो बेटर करेंगे। बट लार्जली हमारा रहता है अल्फा जनरेशन स्टॉक सिलेक्शन से आता है, हमारा एक स्टॉक उस पर व्यू रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो माहौल है इसमें एक्चुअली स्टॉक सिलेक्शन बेटर करेगा, और एक्टिवली मैनेज फंड्स का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी है और रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, तो मेरा हमेशा फेथ रहता है एक्टिव मैनेजमेंट पर। बट जो इन्वेस्टर्स जिनको ये व्यू नहीं लेना हो और इंडेक्स के जरिए बाजार में पार्टिसिपेट करना हो, दे कैन ऑलवेज चूज द वे ऑफ इंडेक्स फंड या ETFs। बट एक्टिवली मैनेज फंड्स बेटर परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे मार्केट में? भारत में हमेशा संभावनाएं रही हैं। पिछले हमारे कई फंड्स हैं जहाँ 25, 27, 29 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और पिछले साल का मैंने आपको बताया, जब भी लोगों ने आई वुड से कि क्वेश्चन किया कि क्या एक्टिव फंड्स अल्फा जनरेट कर सकते हैं इस साइज पे, और हमेशा एक्टिव फंड्स ने दिखाया है। सो देयर वुड बी पीरियड्स वेयर वो इंडेक्स से थोड़े नीचे भी रिटर्न रहे, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिया में यूनिवर्स है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इंडिया इज़ अ स्टॉक पिकर्स पैराडाइज। इतना बड़ा जो यूनिवर्स है स्टॉक्स का अक्रॉस सो मेनी सेक्टर्स, अगर आप एक अच्छा रिसर्च रिसोर्सेज हैं, अगर आप एक वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल्स के साथ करते हैं, तो हमेशा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि फंड मैनेज कौन कर रहा है, क्योंकि आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि इंडेक्स फंड को आप कंपेयर कर रहे हैं कि किसी नॉन परफॉर्मिंग फंड के साथ में। बिल्कुल। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अगर फंड मैनेजमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली एक्टिवली मैनेज फंड कैन परफॉर्म बेटर बिल्कुल देन पैसिव फंड्स। अच्छा, अगर मैं बात करूँ थीम्स और सेक्टर्स की, तो ऐसे माहौल में मतलब कौन से थीम्स या कौन से सेक्टर्स में संभावना है अच्छी परफॉर्मेंस की? सो अगर मैं हमारे पोर्टफोलियोज़ देखूं, फंड मैनेजर से बात करूं, तो वो कहेंगे कि फाइनेंशियल्स में वो लोग ओवरवेट हैं, इंडस्ट्रियल्स में ओवरवेट है, यूटिलिटीज़ में ओवरवेट है। कुछ थीम जैसे डिफेंस थीम हमारे लिए काफ़ी अच्छी करी है पिछले कुछ वर्षों में। पर जैसे अभी हमने बात करी टॉप डाउन व्यू और बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन दोनों का, तो ये जो माहौल है इसमें स्टॉक सिलेक्शन बॉटम अप पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है शायद हम कंज्यूमर्स में अंडरवेट हों, बट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी कई सारे स्टॉक बॉटम अप पर अच्छे लग रहे हैं। जिन सेक्टर्स में हम अंडरवेट थे जैसे IT है या हेल्थ केयर वगैरह है, अभी करेक्शन होने के बाद बॉटम अप बेसिस पे कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर
अब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि विचार शायद फंड मैनेजर्स का बदल रहा है या बदल सकता है। तो बॉटम अप ज़्यादा देखना चाहिए रादर देन टॉप डाउन, बट बाय एंड लार्ज डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, बिकॉज रिलेटिव टू जो विश्व की जो अभी अवस्था है, विश्व की जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, उसके रिलेटिवली वी आर मोर पॉजिटिव ऑन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडिया। ओके अच्छा, मैं एज अ फंड हाउस की अगर बात करूँ स्पेशल, मतलब मार्केट तो डेफिनेटली काफ़ी अपॉर्चुनिटी देगा, और जैसा आपने कहा कि अगर फंड मैनेजमेंट अच्छा है, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, तो डेफिनेटली काफ़ी संभावनाएं हैं वेल्थ क्रिएशन की। लेकिन आजकल ना ESG और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की बात काफ़ी हो रही है, तो जब फंड हाउस आपने कैसे इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने फंड मैनेजमेंट में, तो उसके बारे में थोड़ा सा। ज़रूर। सो हमारे लिए ESG एक लेबल नहीं है, हमारे लिए ESG एक पैसा रेस करने का तरीका नहीं है कि विश्व में बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं ESG नाम देख करके, और हमारे लिए ESG एक वैल्यू सिस्टम है, एक बिलीफ सिस्टम है। और ये ऑल्सो वी आर पार्ट ऑफ द SDFC ग्रुप, जहाँ पर यू नो द गवर्नेंस ओवरसाइट, डीप सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीप सेंस ऑफ क्लाइंट सेंट्रिसिटी, डीप सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, आई थिंक ये सब इम्बाइब्ड है, ये सब एक पार्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम में कल्चर है, और वो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में भी रिफ्लेक्ट होती है। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अभी स्थिति है अर्थव्यवस्था में और समाज की, उसमें वोटिंग विथ योर फीट और एक्सक्लूडिंग सर्टेन सेक्टर्स इन द नेम ऑफ ESG सही नहीं है। आई थिंक बेटर होगा कि हम डीपर एंगेजमेंट करें हमारी कंपनियों के साथ, और एक बहुत ही सिंप्लीफाइड या जो एक तरीके से कि ESG बढ़ रहा था विश्व में, हम खाली उसको कॉपी करें। तो हमारे लिए जैसे ESG की डेफिनेशन सबको पता है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, सोशल इम्पैक्ट एंड गवर्नेंस, एक दूसरी डेफिनेशन भी है, ये तो देखना ही है। तो हमारे लिए वो है एंगेजमेंट, एस फॉर स्टूवर्डशिप। एंड अगर आप एंगेजमेंट और स्टूवर्डशिप एक कंस्ट्रक्टिव सेंस में करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग कंपनीज के साथ, तो आप कंपनी को गुड टू ग्रेट वाली जर्नी में एक पार्टनर बनते हैं कंपनी के। तो हमारे लिए वो भी एक ESG देखने का एक तरीका है। और जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए टिक बॉक्स एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे लिए एक चेक लिस्ट नहीं है, बट हाउ डू वी एंगेज विथ आर इन्वेस्टिंग कंपनीज। तो हमारा करीब 600 कंपनियां होगी जहां हमारा स्टेक होगा अभी, बिकॉज एक्टिव फंड्स भी हैं, कहीं पैसिव फंड्स भी हैं, तो कहीं पे एक्टिव फंड्स में नहीं है लेकिन पैसिव फंड में स्टेक होगा। तो काफ़ी कंपनीज हैं, कई ऐसी कंपनीज होगी जहाँ पर 1%, 2%, 5%, इवन 9 और 10% स्टेक होगा एक कंपनी में। तो वी आर अ लार्ज शेयर होल्डर, तो वी टेक आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक हमारी फिड्यूशरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टेक होल्डर इन द कंपनी, उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। इसलिए कंपनी में वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, वो एक हमारा जो मैं कहूँ या अधिकार है या कर्तव्य है, उसको हम बहुत ही बखूबी निभाते हैं। कंपनीज के साथ एंगेज करना, जहाँ पर भी हमको लगता है कि मैनेजमेंट के साथ, बोर्ड के साथ, जहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहिए ताकि वैल्यू क्रिएशन बेटर हो सके। सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, बल्कि एक ऑप्टिमम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बाय एक्टिव एंगेजमेंट, वो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारा हम देखते हैं। अभी रिसेंटली हमने CFA इंस्टीट्यूट का एसेट मैनेजर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो साइन किया। इंडिया की हम दूसरी लार्ज म्यूचुअल फंड है जिन्होंने वो किया है। विश्व में करीब 1000 सिग्नेटरीज हैं। अगर टॉप 20 AMCs देखेंगे तो 15-16 ने वो साइन किया होगा विश्व में। इंडिया में भारत में हम सेकंड लार्ज म्यूचुअल फंड है जिन्होंने वो साइन किया है। तो उसमें कस्टमर लॉयल्टी, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, trading, your risk and compliance, reporting, disclosures, all of these principles हैं the best in class principles। तो जो SEBI रेगुलेशन है, इंटरनल रेगुलेशन है, इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट है, और उसके अलावा भी अपने प्रोसेसेस किस तरह से इम्प्रूव हो सकते हैं, तो वो हमने किया है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग UNPRI। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं ESG में, बट इसको हम कहते हैं ESG द SDFC वे। तो ESG के अलावा आप जैसे बात कर रहे हैं, काफ़ी चेंजेस किए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो एक रिलेटिवली परफॉर्मेंस जो है HDFC की काफ़ी अच्छी रही है। तो और कुछ ऐसे चेंजेस जो इस बात को और साबित कर सकें कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस सस्टेन करेगी
और इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन में HDFC म्यूचुअल फंड और मददगार साबित होगा? सो ये 1-1.5 साल की तो अपन ने बात करी, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कई ऐसे फंड्स हैं आप नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे नहीं, कहा मैं ये भी कि बता अगर रहा हूँ लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड में एक्चुअली हमारा काफ़ी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है. आर फोकस ऑन बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, आर फोकस ऑन फंडामेंटल रिसर्च, आर इन हाउस डीप कन्विक्शन लेड इन्वेस्टिंग, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, ये सब की वजह से आई थिंक एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बना है. उसमें कई बीच में ऐसे पीरियड आते हैं जहाँ कोई फंड शायद अंडर परफॉर्म करे, लेकिन आपका अगर कन्विक्शन है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बिकॉज मार्केट पेंडुलम की तरह घूमता है वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम. कभी आपका कन्विक्शन और बाज़ार का जो कन्विक्शन है वो मैच होता है, कभी नहीं होता है. बट लॉन्ग रन में हमने देखा है जो हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, जो हमारी टीम है, जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, I think it has worked very well for us and we have full confidence it will work very very well. देखिए, 1-1.5 साल की मैंने जो बात की, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम कंपेयर करें पीयर ग्रुप के साथ में तो काफ़ी फंड्स में ऐसा रहा है जहां आपने आउटperform किया है. बट नो डाउट कि HDFC म्यूचुअल फंड तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड हाउसेस में से है. तो और डेफिनेटली मैं हमेशा फंड हाउसेज में जब भी परफॉर्मेंस की बात चलती है तो हम क्रेडिट लेते हैं कि भाई वी हैव गुड पीपल, वी हैव गुड प्रोसेसेस, वी हैव लेड आउट फिलॉसफी, we have let's say products, right, you know, the presentation or perception of products. मेरे को लगता है ये सारे पी तो हैं ही हैं, प्लेटफॉर्म है, प्रेजेंस है, 228 जगहों पर इन्वेस्टर सेंटर्स हैं. मेरे को अगर पूछें तो आप हमारी इंडस्ट्री में 2 पी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबसे भी ज़्यादा. एक होता है पर्पस, एक होता है पैशन. एक पर्पस एट द सेंटर होना चाहिए. फंड मैनेजमेंट एक बहुत ही नोबल जॉब है. हमने हमारे लिए एक पर्पस सेट किया HDFC AMC में, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन. वी वॉन्ट टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन. की इंडस्ट्री में 3.5-4 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं. अभी यूनिक पैन अकाउंट पर देखेंगे तो क्या ये नंबर 5 गुना नहीं हो सकता, 10 गुना नहीं हो सकता अगले कई वर्षों में. तो हम ये पर्पस के साथ काम कर रहे हैं. और पैशन है, थोड़ा सा पंकज जी आपको ऑडेशियस लगेगा मैं जब बोलूँगा हमने हमारा क्या पैशन सेट किया है. वो है टू बी द मोस्ट रेस्पेक्टेड एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड. टू बी द मोस्ट रेस्पेक्टेड एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड. कि जब भारत बड़ा बनेगा, जब हमारी 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी 5, 7, 10, 20 ट्रिलियन डॉलर बनेगी, भारत के कई एसेट मैनेजर्स होंगे जो भी वर्ल्ड स्केल बनेंगे साइज़ में. जो आज हम जैसे US की बात करते हैं, यूरोप की करते हैं, जापान के बड़ी AMCs की बात करते हैं, वैसे ही हम भी बनेंगे. लेकिन जॉय उसमें नहीं हुआ कि हम बड़े बन गए. हम विश्व के जो भी एशिया में कभी टॉप 50 में आ गए, 100 में आ गए, विश्व के टॉप 50 में, 20 में बाद में आ गए. बट जॉय तब होगा जब एक भारत की AMC को हम बोलेंगे कि ये वर्ल्ड की मोस्ट रेस्पेक्टेड AMC है. तो ये पर्पस और पैशन को साथ में रखेंगे तो दूसरी चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी. तो नवनीत जी, ये तो बात थी HDFC म्यूचुअल फंड की, और डेफिनेटली HDFC म्यूचुअल फंड ने वेल्थ क्रिएशन में सभी इन्वेस्टर्स की मदद की है इतने लंबे समय में. बट मैं आपकी पर्सनल बात करूँ तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत सक्सेसफुल रहा है एज अ फंड मैनेजर, एज अ CIO, और अब एज अ CEO. डेफिनेटली आपके लीडरशिप में HDFC म्यूचुअल फंड और भी बेहतर परफॉर्म करे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं. लेकिन आज भी नवनीत जी देखा जाए तो इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देते हैं, या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या जो टोटल इन्वेस्टमेंट उनका होता है शायद वो दूसरे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हो और म्यूचुअल फंड्स में कम हो, ऐसा हो रहा है. तो थोड़ा सा कुछ ऐसा कि जबकि डेटा प्रूव करता है कि म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन में मदद की है. तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा बताइए कि लोग इन्वेस्ट करें. सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स का आपने जैसे बताया ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अब तो इतना लंबा समय हो गया है जहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है लॉन्ग रन में. हालांकि हम कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नो गारंटी ऑफ द फ्यूचर और म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली. बट एट द सेम टाइम एक आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि किस तरह से परफॉर्मेंस हुई है पूरी इंडस्ट्री की अक्रॉस कैटेगरीज. और दूसरी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी. द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी दैट यू गेट इन आवर इंडस्ट्री.
मतलब फंड्स की एनएवी आपको डेली देखने को मिल रही है। तो हमारा तो रोज़ का P&L, रोज़ की बैलेंस शीट बन जाती है। फंड्स का पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर, फंड के जो फंड मैनेजर कर रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल और उनका स्किन इन द गेम, फंड के पूरा एक एक मैं कहूँ कि अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है फंड हाउस के बारे में, वी आर इंटेंसली रेगुलेटेड, वी आर इंटेंसली पब्लिकली स्क्रूटनाइज्ड। मतलब आपके जैसे इतने लोग, इतनी एजेंसीज, इतने मीडिया में या पब्लिक में जो इंटेंसली इस इंडस्ट्री को देख पाते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है, इतना डिस्क्लोजर हमारी इंडस्ट्री का है, तो उसका भी एक इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने में फ़ायदा मिलता है। सो ये जो ट्रांसपेरेंसी लेवल्स है और ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह का गवर्नेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ से पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में चाहे म्यूचुअल फंड सही है, आई थिंक उस कैंपेन की वजह से, आप सब लोगों की मेहनत की वजह से, जिस तरह से रेगुलेटरी डेवलपमेंट हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, उसकी वजह से, एंड ऑफ कोर्स ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से, और अगर एक मैं टी ऐड करूं, टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटली जो कन्वीनियंस भी बढ़ गया है इन्वेस्ट करने का, या इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्सेस करनी है कुछ भी फंड के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, फंड हाउस के बारे में, फंड मैनेजर के बारे में रिलेटिव कंपैरिजन करना है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन रिलेटेड जो एफर्ट्स हुए, उन सब की वजह से पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। बट फिर भी अगले कई वर्षों में मेरे ख्याल में हमें सबको मिलकर बहुत मेहनत करनी है और इसको बहुत आगे ले जाना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हमने हमारा मिशन रखा है टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। नवनीत जी, आप डेफिनेटली फंड मैनेजमेंट में काफ़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, और आपके बारे में बात की जाए या आपसे बात की जाए, मतलब बहुत बात की जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा वेल्थ क्रिएशन का, तो ऐसा यूनिक क्या हो सकता है? मतलब मुझे पता है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा ना तो पूरी जितना चाहूँ उतना सीख सकता हूँ और लोग सीख सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा यूनिक चीज़ बताइए कि कैसे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। मैं कोशिश करता हूँ इसको कुछ एकदम सिंप्लीफाई करने की और जिसको याद रखा जा सके। और हमने बात के शुरुआत में डिस्कस किया था कि विश्व में इतनी वॉलेटिलिटी है, भारत में इतनी बाजारों में अभी हमने वॉलेटिलिटी देखी है, और इस तरह के उतार चढ़ाव कई बार आए हैं और कई बार आते रहेंगे। पर अगर हम देखें कि लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकता है, तो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का मुझे लगता है एक ही फॉर्मूला है, और उसको याद रखने के लिए मैंने वो एक्रोनिम कर दिया है STP। तो हम कहते हैं STP याद रखिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। STP क्या है? एक तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है, हाँ। ये दूसरा STP है। तो ये है साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। ये याद रखिए। अगर इसमें से तीनों में से एक भी मिसिंग है तो कहीं ना कहीं फिर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में तकलीफ आएगी। हमसे कई बार डिस्कस करते रहते हैं, आप इतने लंबे समय से निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, निवेशकों को एजुकेट करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कई बार आप लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड भी बनाते हैं, बट ऐसे कितने निवेशक हैं जिन्होंने वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 रुपया हर महीने लगाया कि आज उनका अब 12.5 करोड़ 12 करोड़ रुपया बन गया? बहुत कम निवेशक हैं ऐसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलती हो गई उस टाइम पीरियड में। तो अगर लंबे समय में बनाना है तो मुझे लगता है ये एक ही फॉर्मूला है। अभी सेबी की एक रिपोर्ट थी, सब लोगों ने काफ़ी पढ़ी है, काफ़ी चर्चा हुई है उसमें कि करीब 89-90% निवेशक ऐसे जिन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस किया है, 10 में से नॉट ट्रेड में 10% जिन्होंने पैसा बनाया है, उन्होंने जो बनाया उससे ज़्यादा ये 89% ने गंवाया। अगर अमाउंट टर्म्स में भी देखेंगे, वेटेड एवरेज भी 10 में से 9 ट्रेड में लॉस हुआ है ऐसा। एग्जैक्टली यार। तो बहुत क्लियरली है कि इस तरह से बाजार पे शॉर्ट टर्म व्यू लेकर के पैसा नहीं बनाया जा सकता, डे ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाया जा सकता। कुछ लोग हो सकते हैं शायद इतने होशियार हों कि बना लें, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। बेटर वे है STP फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, वो रखेंगे तो आई थिंक भारत में पिछले इतने दशकों में इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं देश में, तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, उसमें अगर आपको अपनी भागीदारी करनी है अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए भी, तो ये एक तरीका है। और म्यूचुअल फंड उसको बहुत ईजी बना देते हैं, उसको बहुत कन्वीनियंट बना देते हैं, उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट बना देते हैं।
आज आपने एसटीपी की नई परिभाषा बताई जो मेरे लिए भी नई है, तो थैंक यू वेरी मच। और आपने काफ़ी समय दिया, आज समय निकाला। लेकिन और कोई बात आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? नहीं, यही है जैसे मैंने बोला एसटीपी का, और अगर मैं एसआईपी को बोलूँ, स्टे इन्वेस्टेड पेशेंटली तो वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो वॉलेटिलिटी आती है, ये जो आजकल सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि विश्व में एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल, एवरीथिंग इज़ फास्टर, एवरीथिंग इज़ क्वेश्चनेबल। इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। कंटेंट अच्छा है, इंटरनेट हमको एक बहुत सुविधा देता है कि हमारे को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड से गलतियां भी हो जाती है। बिकॉज बिहेवियरल बायसेस होते हैं, हमारे कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, कहीं ना कहीं पर इमोशंस की वजह से हम लोग जो जिस तरह से वेल्थ क्रिएशन की एक जर्नी होनी चाहिए, उस जर्नी में हम कहीं ना कहीं भटक भी जाते हैं। सो हम कोशिश अगर करें कि SIPs के जरिए, ये जो STP फार्मूला मैंने बताया, अगर उसके जरिए अपने वेल्थ क्रिएशन के गोल से हम हटे नहीं। नमनीत जी, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए और बहुत सी अच्छी बातें बताई। मुझे पूरा विश्वास है कि व्यूवर्स को और इन्वेस्टर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और सभी आपके निवेशकों को, सभी आपके दर्शकों को भी बहुत अच्छी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।